My dear friends, I am JK sir, Brilliant English and Social Study Point from Farsa। आज मैं आपके लिए भूगोल का खंड ख पाठ का नाम जल संसाधन लेकर आया हूं। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि जल संसाधन क्या है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, यह एक आवश्यक संसाधन भी है। लेकिन जल के विषय में दो धारणाएं विकसित हैं। पहली कि जल जब प्रलय का तांडव शुरू करता है या लाता है, अर्थात बाढ़ की जब विस्का लाता है तो जान माल घर द्वार फसल सबको नष्ट कर देता है। तो वहीं दूसरी ओर जल मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर उसके जीवन को सरल और सुगम भी बनाता है। पृथ्वी का 2/3 भाग जल से ढका हुआ है और यही कारण है कि बृहत जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। जल पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आगे देखेंगे हम लोग कि जल का स्रोत क्या है, कहां से जल प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जल के 4 स्रोत हैं। पहला है भूपृष्ठीय जल, दूसरा है भूमिगत जल, तीसरा है वायुमंडलीय जल और चौथा है महासागरीय जल। इसको एक्सप्लेन कर ले हम लोग कि भूपृष्ठीय जल का स्रोत क्या है। तो भूपृष्ठीय मतलब भूमि के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर, इसका मुख्य स्रोत है वर्षा का जल। भूपृष्ठीय जल का मुख्य स्रोत है वर्षा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वर्षा के जल भी भूपृष्ठ पर बट जाता है, यानी कि वर्षा का पानी का 20% भाग वाष्प बनकर वायुमंडल में मिल जाता है। उसका कुछ अंश पृथ्वी के अंदर, भूमि के अंदर रिस कर शैलीय आवरण तर जाकर जमा हो जाता है, जिसको हम लोग पंप के माध्यम से, मोटर पंप के माध्यम से निकालकर पीते हैं, उपयोग करते हैं। तीसरा है वायुमंडलीय जल, जिसको ये पृथ्वी पर जो भूपृष्ठीय जल जो है, वर्षा जो होता है, उसका 20% वायुमंडल में जाता है, तो वही स्रोत हो गया उसका। और कुछ जल जो है भूपृष्ठ का, वह आपको नदी नालों, तालाबों और महासागरों में चला जाता है। तो महासागर भी वर्षा जल का ही स्रोत है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरे जल का 96.6% जल जो है महासागर से प्राप्त किया जाता है। पूरे जल का 96.6% महासागर से प्राप्त किया जाता है। लेकिन महासागर का जल लवणीय होता है, पीने योग्य नहीं होता, इसे नमक बनाया जाता है, खड़ा पानी होता है। तो ये जल के 4 स्रोत हुए, भूपृष्ठीय, भूमिगत, वायुमंडलीय और महासागरीय। मानव के शरीर में कितना जल है? 70 से 75% मानव के शरीर में जल है। नेक्स्ट परिणामों को कि जल संसाधन का वितरण, यानी कि विश्व को, पूरे विश्व को जल संसाधन के रूप में 2 भागों में बांटा गया। 2 भागों में। पहला है दक्षिणी गोलार्ध, दूसरा है उत्तरी गोलार्ध।
चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है, इसलिए इसको कहा जाता है जल गोलार्ध भी कहा जाता है, जल गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में स्थल है, यानी कि भूमि योग, ये कृषि योग भूमि है, सड़क है, मानव जीवन है, सारी चीज स्थल मार्ग पे। और गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में जल ही जल है, इसलिए उसे कहते हैं जल गोलार्ध। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखना है कि जल संसाधन का क्या क्या उपयोग है, मैंने जल को कहां उपयोग करते हैं। तो जल का उपयोग करते हैं हम लोग पेयजल पीने के रूप में, घरेलू कार्य के रूप में, सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, जन स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, जल विद्युत निर्माण के लिए, मछली पालन के लिए, जल कृषि के लिए, वानिकी के लिए, जल क्रीड़ा के लिए, ये इतना उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। अब पढ़ना हम लोग को बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस जल से भारत सरकार ने बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू की। अब पूछ सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, यानी कि ऐसी परियोजना जिसके एक साथ कई उद्देश्य, कई काम लिए जाएं, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय। जैसे एक ही साथ मछली पालन, जल विद्युत, मृदा अपरदन को रोकना, जल यातायात, क्रीड़ा के लिए इतना उपयोग एक बार लिया जाए, उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय। मैंने बहुत सारे उद्देश्य के लिए उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। उसमें है आपको कि एक नर्मदा बचाओ भी इसमें आता है। कितने नर्मदा बचाओ क्या है? मिस नर्मदा बचाओ में नर्मदा एक नदी है जिस पर बांध बना करके बिजली उत्पन्न करने की परियोजना की, लेकिन उस बांध को बनाने से नर्मदा, यानी कि जो गुजरात में है नर्मदा नदी, उसमें कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाते, इसलिए वहां के लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। यह हुआ आपको। अब पता है कि जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? यानी कि जब पृथ्वी पर ताप बढ़ जाए, औसत से कम वर्षा हो, लगी हुई फसल सूखने लगे, मवेशियों को पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं हो, तो उसे कहते हैं जल संकट। अभी देखिए जल संकट का नमूना है आपके यहां, उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में चले जाइए तो जल के अति दोहन से वहां आर्सेनिक बढ़ गया है। वहीं चले जाइए राजस्थान, महाराष्ट्र में, तो वहां जल के अति दोहन से फ्लोराइड बढ़ गया है। यह सब जल संकट। अब अपन हम लोग को जल संरक्षण और प्रबंधन, जल का संरक्षण कैसे होगा? तो जल संरक्षण के लिए मुख्य 3-4 बातों पर ध्यान देना है। पहला है कि जल की उपलब्धता को बनाए रखा जाए, जल को दूषित होने से बचाया जाए, प्रदूषित जल को पुनः स्वच्छ कर उसको पुनः चक्रण किया जाए, पुनः उपयोग किया जाए। मीन्स जल को दूषित होने से बचाया जाए और दूषित जल को पुनः चक्रण करके स्वच्छ करके उस उपयोग में लाया जाए। अब आपको पढ़ना है वर्षा जल का संग्रहण, उसका पुनर्चक्रण, यानी कि जो वर्षा का जल होता है, वर्षा होती है, पानी उसका यूं ही बह के चला जाता है, जहां तक चला जाता है, तो उसके लिए एक बराज बनाकर, बांध बनाकर, उस बांध को जवाहरलाल नेहरू क्या कहा था? भारत का मंदिर। यानी कि भारतीय बांधों को, भारत के जो प्रधानमंत्री थे आपको जवाहरलाल नेहरू, ने क्या कहा था? भारत का मंदिर। तो उसको बांध बनाकर वर्षा जल को इकट्ठा कर लिया जाए। अभी तो चले जाइए कर्नाटक में, कर्नाटक का जो मैसूर है, वहां 200 घरों में छत से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। यह अनिवार्य भी कर दिया गया है। मीन्स छत पे वर्षा का पानी आएगा, एक तरफ उसके नीचे कोने पर एक सीमेंट का यानी पक्का टैंक बना दिया जाता है। अब बनाया गया है, आप किताब के पृष्ठ को पलट के देखिएगा, और उस जल को सीधे टैंक में गिर जाता है छत से, एक बूंद पानी बर्बाद नहीं होता है।
और उसका उपयोग पीने में, स्नान करने में, मवेशी के लिए, कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। कर्नाटक के मैसूर गांव में 200 घरों में लगभग ऐसी व्यवस्था की गई है। तो वर्षा जल का संग्रहण यानी कि कई राज्यों में लागू भी कर दिया है, जिसको छत के माध्यम से संग्रहण किया जाता है। अब आपको पढ़ना है सोन परियोजना, यानी कि बिहार के लिए बिहार की 3 परियोजनाएं सबसे पुरानी है। सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। इसमें सोन परियोजना जो है सबसे पुरानी है। इसको ब्रिटिश सरकार ने 1874 में बनाया था, जो आपको डेहरी के समीप 130 किलोमीटर लंबा बांध है। काहे के लिए? ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, इसलिए सोन परियोजना लागू किया था। आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।